नमस्कार दोस्तों। मैं कहानियां सुनाता हूं कि 822वीं कड़ी 822nd एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं बाबूजी साहब की किताब 10 उसूलों की शरह। उसूल नंबर 3 तक हमने पढ़ लिया था। आज उसूल नंबर 4 मैक्सिम 4 शुरू कर रहे हैं। लीजिए, आइए जुड़ते हैं। अपना जीवन साधारण बना लें और वो ऐसा हो कि नेचर से मिलजुल जावे। मजमून निहायत मुश्किल है जो इस उसूल में रखा गया है। सादगी कुदरत की जान है। वह ये पर्दा जो जात में निहा रहता है, निहा मीन्स छुपा रहता है। सादगी कुदरत की जान है। वह यह पर्दा है जो जात में छुपा रहता है, निहा रहता है। इससे रोईदगी और बालिदगी अमल में आती है। रोईदगी कहते हैं चाल और बालिदगी कहते हैं बढ़ना, ग्रोथ। इससे रोईदगी और बालिदगी अमल में आती है। अगर जात की रूहे रवां यानी आत्मा कह लिया जाए, इसको अगर जात की रूहे रवां यानी आत्मा कह लिया जाए तो बेहतर होगा। किसको रेफर कर रहे हैं? किसको जात की रूहे रवां कह रहे हैं? सादगी को। इसको अगर वाकई रूहे रवां कह लिया जाए तो बेहतर होगा। ये वाकई नेचर की जान है। इससे कूद फांद शुरू होती है। यही चीज बिल्कुल नेस्त है और इसके बाद जो आती है वो माया का दायरा है। आमतौर पर लोग इसी दायरे में काम करते हैं और उछल फान और चड़क भड़क सब इसी की रहती है। गोया ये चीज आगाज आलम का बायस होती है, कारण होती है। आगाज आलम सृष्टि निर्माण। गोया ये चीज आगाज आलम का बायस होती है। इस चीज को लोग अपने अंदर बढ़ावा देते जाते हैं। नौबत यहां तक आ जाती है कि ऐसी गुत्थियां बना लेते हैं जिसके सुलझाने के लिए खास कुव्वत इरादी की जरूरत पड़ती है। कुव्वत इरादी, इच्छा शक्ति। और ऐसी गुत्थियां बना लेते हैं जिसके सुलझाने के लिए खास कुव्वत इरादी की जरूरत पड़ती है। इसमें लोग लिपट लिपटा कर, सिमट सिमटा कर ऐसा रूप इख्तियार कर लेते हैं जो बज़ाहिर इसमें एक ठोसता का निशान नजर आने लगता है। बाहरी हवा और माहौल भी उस पर असर डालना शुरू कर देते हैं। बाहरी हवा और माहौल भी उस पर असर डालना शुरू कर देते हैं। उसमें फेल दर फेल नुमाया होने लगते हैं। नतीजा खराबी ही होता चला जाता है। इस पर्दे में सादगी का फैलाव छिपता जाता है। इस पर्दे में सादगी का फैलाव छिपता जाता है। किस पर्दे की बात कर रहे हैं? माया के। इस पर्दे में सादगी का फैलाव छिपता जाता है। ये सब मिल मिलाकर इंसान ऐसा जाल बना लेता है कि जिसमें वो खुद ब खुद फंसने लगता है, बल्कि यूं कहो कि फंस जाता है। आगाज आलम से पहले खामोशी ही खामोशी थी। क्षोभ हुआ, कायनात ज़ुहूर में आई। जो चीज़ें कि पैदा हुई अपनी असली ताकत का अस्ल लाईं, अपनी असली ताकत का अक्स लाईं। और करीब करीब जुज़न हर ताकत मौजूद थी। जुज़न मीन्स थोड़ी थोड़ी। अपनी असल ताकत का अक्स लाईं और करीब करीब जुज़न हर ताकत मौजूद थी। इनका इस लिहाज से वही काम है जो अस्ल का था। क्षोभ के असर से कायनात और उसके कायम रखने की ताकत ज़हूर पजीर हुई, प्रकट हुई। दूसरे मायनों में एक किस्म का मकड़ी के जाल की तरह तांता पुर गया और हर चीज और हर जर्रात जिन्होंने तांता बनाया या लड़ी बनाई ताकत रखती थी।
उसकी शक्ल अब भी वैसी ही है और रहेगी जब तक कि उसकी वापसी का वक्त ना आ जाए। इंसान जिस वक्त पैदा हुआ उसकी हालत ख्वाबीदा शक्ल में थी, डॉर्मेंट शक्ल में थी। उन एजजा एजजा कहते हैं अंग को, अंश, उन एजजा में जिनको अपने साथ लाया था उस वक्त नशोनुमा यानी डेवलप्ड नहीं थी। होते होते वो ताकतें तरक्की करती रहीं और उस हालत में पहुंचा दिया कि वो ईश्वरी ख्याल जो उसके ज़हूर में लाने का बुनियादी पहलू था काफ़ी तरक्की कर गया। यही एक चीज़ थी जो ज़ात से पैदा होकर कायनात का बायस हुई और फैलाव का सारा पसारा कर दिखाया। दूसरे मायनों में ताकतों का लिहाज रखते हुए उसकी कुल ताकत हर चीज़ में, हर जर्रे में पूरे तौर से मौजूद हो गई। अगर एक जर्रे के बहुत से छोटे टुकड़े किए जाएं, अगर एक जर्रे के बहुत से छोटे छोटे टुकड़े किए जाएं तो उन हजारों टुकड़ों में से हर एक में वही ताकत मिलेगी जो असल जर्रे में थी। इस तरीके से वो अस्त चीज का ख्याल या क्षोभ जिसका उभार विस्तार रूप में इंसान में मौजूद है, ऊपर लिखे हुए उसूल के मुताबिक वही ताकत रखती है। मगर चूंकि जात को अपनी शक्ति से नीचे करने का ख्याल था, यानी बुलंदी से पस्ती को, जो एक दूसरे के मुतजाद हैं, विरोधी हैं, लिहाजा इस ख्याल ने जो इंसान में मौजूद है उसके बरअक्स शक्ल इख्तियार की। बरअक्स मीन्स ऑपोजिट, बरअक्स शक्ल इख्तियार की और इस लिहाज से वो अपने में विस्तार इस शक्ल में करने लगा जैसे कि ज़ात ने अपने मयार में की थी। क्योंकि जुज़ों ने मुतजादी पहलू को अपना असल समझ रखा है। जुज़ो मीन्स पार्ट्स, अंश, मुतजाद मीन्स अपोजिट। चूंकि जुज़ों ने मुतजाद पहलू को अपना असल समझ रखा है, इसलिए उसमें वो सूरतें नुमायां होने लगी जो नेचर या कुदरत के बरअक्स हैं और उसी शक्ल का तांता या जाल वो अपने अंदर बुनने लगा। उसकी शक्ल भी अब बरअक्स सूरत में वही हो गई जो ज़ात की शक्ल अपने खालिस रूप में है। फ़र्क इतना रहा कि वहाँ खुलूस है और यहाँ मुतजाद हरकत होने की वजह से उसके खिलाफ। काम दोनों ने एक ही किया। ज़ात के पसारे की वापसी उसी वक्त हो सकती है जब वह मियाद जो ख्याल के भन्नाटे ने कायम कर ली है ख़त्म हो जावे। उसकी वापसी तभी हो सकती है कि जब वो मियाद जो ख्याल के भन्नाटे ने कायम कर ली है ख़त्म हो जावे। यहाँ पे एक लेटर रेफ़र करिएगा बाबूजी साहब का जो मैंने पढ़ा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि क्षोभ के शुरू में और अंत में जो सिरा बना उसमें एक वेलोसिटी है। जब तक वो वेलोसिटी कायम रहेगी, सृष्टि रहेगी, जब वो वेलोसिटी ख़त्म हो जाएगी तब प्रलय होगी। ये जहाँ तक मुझको याद पड़ रहा है एक लेटर में बाबूजी साहब ने लिखा था। तो उसी वक्त हो सकती है जब वो उस भन्नाटे को ख़त्म कर दे, वो मियाद जो ख्याल के भन्नाटे ने कायम कर ली है ख़त्म हो जावे। इंसान की वापसी यानी इंसान की पैदा करदा धारों की वापसी जो तांता या जाल की शक्ल में मौजूद है उस वक्त हो सकती है जब वो उस भन्नाटे को ख़त्म कर दे उसने उन चीज़ों को बनाने में पैदा किया है। ये भन्नाटा जो इंसान ने पैदा किया है चूँकि ज़ात के बरअक्स सूरत का भन्नाटा है, इसलिए उसकी बिगड़ी हुई शक्ल और ठोसता की हालतें उसमें मौजूद हैं। जो असली भन्नाटा वाइब्रेशन ज़ात के क्षोभ द्वारा पैदा हुआ उसमें अपने तबके के लिहाज से सूक्ष्म तरीके में असल रूप में भन्नाटा की शक्ल नुमाया है।
असली भन्नाटा ذات کے क्षोभ द्वारा पैदा हुआ है, उसमें अपने तबके के लिहाज से सूक्ष्म तरीके में और असल रूप में भन्नाटे की शक्ल नुमाया है। बस इन भन्नाटों में यही फर्क है, इसमें अंधापन है और उसमें जैसे का तैसा। जो ताकतें कि अस्त में मौजूद हैं, वही ताकतें इंसान में नमोदार हुई, इसलिए कि इंसान के ख्याल में वह ज़र्रात शामिल थे जो ज़ात के क्षोभ के वक्त मौजूद थे। इसमें चूंकि अंधापन था, इसलिए उसने मुतज़ाद काम किए और वो कुव्वा यानी शक्ति जो इंसान में प्रविष्ट हुई, उसका इस्तेमाल बरअक्स होने लगा। इन सब ने मिल मिलाकर उस तांते में मदद की जो इंसान ने अपने ख्याल से बनाया था। उसका हर जर्रा इसी लिहाज से इस कदर ताकतवर बन गया जैसे कि ज़ात के तांते का था। उसने भी अपने अंदर एक दुनिया बसा ली। हर कुआं इतना ताकतवर बना कि जवाब देने लगा और एक जानदार की तरह उसमें हरकत पैदा हो गई और हर चीज में मन और ख्याल काम करने लगा। जितने आदमी उतने ही ख्याल। इस तरह जैसे हर कुआं चूंकि ताकतवर बना दिया गया, लिहाजा उतने ही ख्याल उसने अपने लिहाज से पैदा कर लिए। अब कहिए, आपने भी कुदरत की मानिंद अपनी एक दुनिया बसा ली। तवाज़ुन जाता रहा, यानी साम्यावस्था, बैलेंस जाता रहा। जंग व जदल शुरू हो गई। एक कुआं कह रहा है कि हवाखोरी को चलो, दूसरा कह रहा है ठंड बहुत है, जुकाम होने का अंदेशा है। तीसरे ने एक बात पेश की और चौथे ने दूसरी बात पेश की। पांचवें को दौलत कमाने की फिक्र हुई, छठे ने कहा रोजगार करो। सातवां कहता है इसमें बहुत मेहनत पड़ेगी। आठवां कहता है किसी मालदार अजीज या रिश्तेदार से दोस्ती करो और उसका दिल हाथ में लो ताकि वो सारी दौलत तुम्हें दे दे। एक और कुआं जवाब देता है कि भाई ये सब बेसूद हैं, जब तक शादी ना हो जाए और बाल बच्चे ना पैदा हों तब तक ये कोशिश बेकार है, इसलिए कि उनका फायदा उठाने वाले तो पहले मौजूद हों। अब फिक्र शादी की हो गई, बच्चे भी हो गए, इनको सिखाने पढ़ाने की फिक्र पैदा हुई, बड़े हो गए, कभी तमाशे की सूझी, फलाना थिएटर में जमीला अच्छा पार्ट खेल रही है, चुनांचे देखने की ख्वाहिश हुई, वहां गए, तमाशा देखा, 4-6 रोज लगातार देखा। जमीला के हरकत व सकनात यानी हाव भाव ने बार बार तमाशा देखने को मजबूर किया। अब वो बात इतनी भाई कि उसके हरकत व सकनात और इशारों ने उसे कुआं में हरकत दे दी, जिसको इंसान पहले नशोनुमा ले चुका है। हर बात जमीला की भाने लगी। जब पसंद आई तो उससे मोहब्बत का आगाज हो गया। अब इसी फिक्र में घुल रहे हैं और उस हालत और ख्याल को मजबूत कर रहे हैं और उस ख्याल के लिए आदत भी बनती जा रही है, तांतों में इजाफा भी हो रहा है। आदत बिगड़ रही है और इस आदत का असर ये हो रहा है कि उसके प्रकार की हर चीज जमीला ही मालूम हो रही है और उस पर वही ख्याल असर कर रहा है। अब फिक्र इस बात की हुई कि उसने सेरी बिला दौलत के नहीं हो सकती। सेरी मीन्स पूर्ति। अब फिक्र इस बात की हुई कि उसकी सेरी बिला दौलत के नहीं हो सकती, मगर उनको जमीला के ख्याल से फुर्सत ही कहाँ कि वो मेहनत से रुपया पैसा पैदा करें। चुनांचे ये फिक्र हुई कि कहीं किसी को रकम मारो। साथ ही ये ख्याल पैदा हुआ कि मुमकिन है इस तरह जेल की नौबत आ जाए, मुकदमाबाजी शुरू हो जाए, इसलिए झिझके। मगर जमीला के ख्याल ने और इस तरह के ख्यालात ने जो उसने बाद में बनाए, उसको इस कदर पाबाजोला यानी प्रोत्साहित और मजबूर कर दिया कि आखिर चोरी पर आमादा हुआ और हराम की कमाई पर तैयार हुआ। क्या था, क्या हो गया।
اس کے خیالات نے اس کی کیسی مدد دی، کیا ڈھنگ اختیار کیا، کیسے اس کو جکڑ دیا۔ یہ موٹی موٹی مثالیں ہیں جنہوں نے اس تانتے میں موٹی موٹی کڑی پیدا کر دی اور ان خیالات کو تلاطم میں گرمی پیدا ہونے لگی۔ تلاطم سنگھرش، اور ان خیالات سے تلاطم گرمی پیدا ہونے لگی۔ اس گرمی نے سینک کا کام کیا اور ان میں اور بھی مضبوطی آ گئی۔ ٹھوستا بڑھتی گئی، جال اور مضبوط ہوتا گیا۔ اب اس نے جس ڈوری میں اپنے آپ کو جکڑا تھا اس سے نئی نئی باتیں ٹپکنے لگی۔ کہیں پر پھر گرمی کا غصہ کی شکل میں نمودار ہونے لگی، کہیں پر پھر گرمی غصے کی شکل میں نمودار ہونے لگی، اور کہیں پر نفس امارہ کی خواہشوں میں اضافہ ہونے لگا۔ نفس امارہ، کام واسطہ۔ کہیں پر ایسی باتیں پیدا ہو گئیں جس سے کہ ان کنوؤں کی پیروی میں مدد ملے۔ غرض کی کہاں تک کہا جائے، مختصر یہ کہ معجون مرکب تیار ہو گئے۔ معجون مرکب، مکسچر۔ اب ان کی واپسی کی ترکیب یہ ہو سکتی ہے کہ جو اثرات اپنے اندر لیے ہیں ان کو پھینکتا یا نکالتا چلے اور ابتدائی حالت کو اس میں جگہ دے، خیال کو مضبوط بنائے اور اس کے اوندھے پن سے ہٹائے، رخ کو پھیر کر اوپر کی طرف رخ کر دے۔ اوپر کی طرف رخ کرنا چونکہ اب اپنی طاقت سے باہر ہو گیا ہے، اس لیے اپنے آپ کو کسی ایسے بزرگ ہستی سے رجوع کرے جس کا خیال اوپر کی طرف پکا ہو گیا ہو۔ اور پکا کیسا ہو گیا ہو؟ ایسا کہ اس میں بذات خود یہ قدرت نہ رہی ہو کہ وہ اس کو نیچے کی طرف کر سکے، کیونکہ خیال میں الٹا پن اور اندھا پن موجود ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے پستی میں آ کر کثیف صورت یعنی استھول صورت اختیار کر لی ہے۔ اس لیے ایسا شخص اوپر جانے کا ارادہ کرے تو اپنے ہم جنس سے اگر محبت اور خیال ہم جنس سجاتی ہے، ایسا شخص اوپر جانے کا ارادہ کرے تو اپنے ہم جنس سے اگر محبت اور خیال کا لگاؤ پیدا کرے تو خیال کو بھی ہم جنسینیت کی وجہ سے مدد ملے گی، اور اس کو خیالی عنصر یعنی مانسک وچار اس کے خلاف نہیں ملیں گے جو بے ترتیبی پیدا کر سکے۔ ساتھ ہی ساتھ ایسے عادات بھی بنانا چاہیے جو اس جال کو اکھڑنے اور تتر بتر کرنے میں مددگار ہوتی رہے۔ کان کو چاہیے کہ نیک باتیں سنیں، آنکھوں کو چاہیے کہ نیک بات دیکھیں، دل کو چاہیے کہ وہ نیک کام کرنے پر آمادہ رہے۔ ایسی بہت سی باتیں ہیں جو کرنے سے خود بخود معلوم ہوتی رہیں گی۔ علاوہ اس کے جال کو خود بخود توڑنے کی کوشش کریے۔ ہر منزل پر اس کے توڑنے کے مختلف دھیان اور مراقبے طریقے ہو سکتے ہیں۔ ارادہ ساتھ ہی ساتھ یہ ضرور کریں کہ اس کو توڑ کر رہوں گا، اور کوشش میں لگ جاویں۔ مختلف چکروں میں مختلف گتھیاں اس جال میں لگ گئی ہیں اور لگتی رہتی ہیں۔ اس میں کسی ایسے شخص کا سنبندھ بہت مدد دے سکتا ہے جس نے اپنے جال کے بند توڑ دیے ہوں۔ اس فلسفے پر نہایت ہوش مندی سے غور کرنا چاہیے۔ یہ رازہائے سربستہ ہے، گہن بھید ہیں جو کھولے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ان پر غور کر کے عمل کیا جاوے۔ اس مضمون کے بعد میرا معروضہ ہے، یعنی پرارتھنا ہے کہ اس جال کو جو آپ نے خود بنا ہے توڑ کر اس طاقت کو جو قدرت کی جان ہے اور جو مخفی صورت میں موجود ہے آپ کو پھر اپنانا چاہیے، اور سادگی کی مثال کو جو غور کرنے پر شونیہ میں ہر شخص کے پیش نظر ہو سکتی ہے اپنا مقصد مان کر ہم کو منزل تک پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس طرح پر کہ جملہ قوہ مدرکہ یعنی وچار و محسوسہ یعنی انبھو وغیرہ سب اس میں لئے اور فنا ہو جائے، ان کی کیفیت اپنے پہلے کے لیے ہوئے اثرات نشٹ کر کے بالکل ایسی ہو جائے کہ
कि आपकी हालत उससे बिल्कुल मिल जुल जाए। तब समझिए कि आपने अपने आप को उस तरफ राग़िब कर दिया, झुका दिया। तरीका यही हो सकता है कि जो ऊपर बयान किया जा चुका है, यानी उछल कूद, चड़क भड़क कम करता चले, उन चीज़ों को जो अपने आप शामिल हो गई हैं ठेस देता चले, ताकि वह जाल जो आपने ही बुना है टूट जावे और आप वो निखरी हुई हालत जिस पर आपको जाना है सही तौर पर मज़ाहरा कर सकें, यानी देख सकें। ये बात उस वक्त हासिल हो सकती है जब आप, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, किसी ऐसे शख्स की सोहबत अख्तियार करें जो अपना जाल तोड़कर उसमें काफ़ी तौर पर पैर कर चुका हो, यानी तैराकी कर चुका हो। उसूल नंबर 4 यहीं पर ख़त्म होता है। अगले अंक में हम उसूल नंबर 5 लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।